हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये 2018 का। तो हम लोग यहाँ पर 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सवालों को डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं सबके लिए हम एक सलाह जरूर देंगे। हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स प्राइम के ऊपर में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर MCQ के नाम से, आप उसे कंप्लीट जरूर देख लेना। सारी वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि मांग को परिभाषित कीजिए, डिफाइन यानी कि डिमांड। डिमांड को डिफाइन करना बहुत आसान होता है, बस इसके एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक निश्चित समय तथा दिए हुए मूल्य पर उपभोक्ता द्वारा खरीदा जा सकता है उसे मांग कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसको कंज्यूमर एक निश्चित प्राइस पर, एक सर्टेन प्राइस पर कंज्यूमर खरीद सकता है क्योंकि उसे पता है कि उस वस्तु का मूल्य कितना है। तो यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल तय है कि कंज्यूमर ने अभी खरीदा नहीं है, बट हाँ खरीद सकता है, उसकी इतनी एबिलिटी है कि वो उस वस्तु को ले सकता है मार्केट से। क्लियर है ना, मतलब कि यहाँ पर देख लीजिए, कह रहे हैं द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कैन बी परचेज्ड by a consumer at a given time and at a given price is called demand। मतलब एक दिए हुए समय में और एक निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक कंज्यूमर क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, खरीद सकता है, उसे ही हम मांग कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर समझने की जरूरत है कि कंज्यूमर के पास इतनी एबिलिटी है, इतना वो जो है वो क्रय क्षमता उसके पास है कि वस्तु को मार्केट से ले सकता है। यहाँ पर हम उसी वस्तु की मात्रा को कहेंगे मांग यानी कि डिमांड। समझने की कोशिश यहाँ पर भी करना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हम क्या कह रहे हैं, उत्पादन फलन किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, उत्पादन क्या होता है, किसी वस्तु के अंदर उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन कहलाता है। लेकिन क्या वो किन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है या नहीं, तो हम उसे फलन कहते हैं। मतलब उत्पादन फलन यानी कि उत्पादन का संबंध किन्हीं ना किन्हीं फैक्टर्स के साथ में जरूर होता है। जैसे कि हम क्या समझते हैं कि अगर मान लीजिए हमें संतरे का जूस तैयार करना है तो संतरा हमारा क्या है, यहाँ पर इनपुट के रूप में है जिसे हम साधन कहते हैं, इनपुट। ठीक है, साधन ये हमारा है। और इस संतरे की मदद से अब हमने क्या तैयार कर लिया, एक गिलास जूस तैयार कर लिया। तो हमने एक गिलास जो जूस बनाया है यही तो हमारा है प्रोडक्शन। मतलब कि ये हमारा है क्या, इनपुट, और ये हमारा जो बन करके जूस तैयार हुआ इस गिलास में उसको हम कहेंगे आउटपुट। समझ आ गया, इनपुट और क्या, आउटपुट। यहाँ पर साधन और ये क्या है हमारा उत्पादन। समझने की कोशिश यहाँ तक हो गई है, ठीक, तो आगे समझ में आ जाएगा। देखो, यानी कि अगर हम इनपुट की मात्रा बढ़ाएंगे, हम संतरे की मात्रा बढ़ाएंगे तो पक्का स्वाभाविक सी बात है हमारा जूस भी ज़्यादा ही तैयार होगा। तो इनपुट बढ़ाने से हमारा आउटपुट बढ़ेगा और इनपुट घटाने से हमारा आउटपुट भी घटेगा। मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध देखा जा रहा है सीधे सीधे तौर पर। तो देखो क्या लिखा हमने, भौतिक आगतों, आगतों किसको कहते हैं, इनपुट्स को। ध्यान रखिएगा, जो हमने इनपुट्स लिखा है उसी को हिंदी में आगत कहते हैं, और जो हमारा उत्पादन है ना ये आउटपुट, इसको निर्गत कहते हैं। तो कह रहा है भौतिक आगतों, क्योंकि भौतिक क्यों कह रहा है, क्योंकि ये देखो इनपुट संतरा है, ये दिखता है, आपको दिखता है ना, विजिबल है कि नहीं, संतरा दिखता है खुली आंख से, तो ये इसको कहते हैं भौतिक आगतों। ठीक है, और भौतिक निर्गतों के बीच तकनीकी संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। यानी कि द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। अब टेक्निकल रिलेशनशिप दोनों में कैसे बना, इनपुट आउटपुट का, सो समझिए। हम कह रहे हैं कि एक संतरा हमने डाला तो हमें एक गिलास जूस तैयार हो गया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि संतरे की मात्रा हमने 2 कर दिया है, पहले एक डाल ही रहे थे, एक संतरा और भी हमने यूज कर लिया। क्या ये जरूरी है कि एक संतरे से अगर एक गिलास जूस मिल रहा है तो दूसरे संतरे से भी हमें एक गिलास जूस मिलेगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है।
कई बार हो सकता है कि मिल जाए, एक संतरे से 1 गिलास जूस मिल रहा था तो दूसरे संतरे से भी 1 गिलास फिर से मिल सकता है, इस स्थिति में भी हो सकता है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि एक संतरे से अगर 1 गिलास जूस बन गया तो दूसरे संतरे से भी 1 गिलास जूस तैयार होगा? ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ संतरा का मात्रा जो हो सकता है छोटा रहे, हो सकता है सूखा हुआ है अंदर से। इस प्रकार से जो है वो डिपेंड करेगा कि इसकी क्वालिटी क्या है, मतलब कि इसकी क्वालिटी पर यहाँ की क्वालिटी निर्भर करती है। तो इस तरीके हम समझ चुके हैं कि यही है दरअसल टेक्निकल रिलेशनशिप यानी कि तकनीकी संबंध। अच्छा, अब समझ में आ गया कि सर भौतिक आगत यानी कि फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट के बीच में जो टेक्निकल रिलेशनशिप होता है इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि उत्पादन फलन। अब उत्पादन फलन को लिखने का तरीका क्या है, हम ऐसे लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, मान लो लैंड को हमने ए लिख दिया, लेबर को बी से लिख रहे हैं, कैपिटल को सी से लिख रहे हैं, फलाना फलाना, हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, लेकिन जनरली हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्यू से लिख रहे हैं, एफ फंक्शन है, किसके साथ रिलेशन बना हुआ है आउटपुट का, तो देखो लैंड, एल फॉर लैंड, एन का मतलब है नंबर ऑफ लेबर, लेबर को जनरली एन से ही लिखा जाता है, एल एल मत लिखना, एल का मतलब है लैंड यानी कि भूमि, एन का मतलब क्या है यहाँ पर श्रम, ठीक है, लेबर आने की, और के फॉर क्या है कैपिटल यानी कि पूंजी। तो आपने क्या देखा कि हमने कैसे लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है, मान लो कि एक्स गुड्स का है तो फंक्शन किसके साथ है, लैंड, लेबर और कैपिटल। इसी की तरह जो है रॉ मटेरियल, इसी की तरह इलेक्ट्रिसिटी, फलाना फलाना, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप जोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यानी कि जो आउटपुट है वो इन सारे इनपुट्स पर डिपेंड करता है। अगर इन सब की मात्रा बढ़ा दिया जाए तो निश्चित तौर पर आउटपुट भी बढ़ेगा, इन सारे इनपुट्स की मात्रा घटा दिया जाए तो आउटपुट भी घटेगा, स्वाभाविक सी बात है। यानी कि इनपुट और आउटपुट में सीधा सीधा संबंध होता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, Q का मतलब हमने नोट किया था क्वांटिटी ऑफ आउटपुट यानी कि उत्पादन की मात्रा, F क्या है फंक्शन यानी कि फलन, L का मतलब है भूमि यानी कि लैंड, और यहाँ पर N का मतलब है लेबर यानी कि श्रम की मात्रा है, और K फोर है कैपिटल यानी कि पूंजी। चलिए आगे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर पूछ देता अल्पकालीन उत्पादन फलन, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है हम लोग जानते हैं, अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तन होते हैं, परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल फैक्टर होते हैं, और कुछ साधन स्थिर होते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे नोट कर सकते हैं, क्वांटिटी आउटपुट ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, यहाँ पर क्या लिखेंगे उस वक्त, लैंड लिख दिए, लेबर लिख दिए, एंड हम कैपिटल भी लिख दिए मान लो। लेकिन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है तो मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो हम लोग ने क्या कहा हमेशा से कि वह साधन जो अल्पकाल में परिवर्तन नहीं हो सकता उसे हम स्थिर साधन कहते हैं, और वह साधन जिसे अल्पकाल में परिवर्तन किया जा सकता है उसे परिवर्तनशील साधन कहते हैं। कई वीडियो में मैंने बताया कि परिवर्तनशील साधन क्या होता है। तो यहाँ पर हम किसी फैक्टर पर जो है वो बार लगा देते हैं, जैसे लैंड हमारा स्थिर साधन है तो बार लगा दिए, इसके ऊपर लाइन खींच दिए, ये हो गया कांस्टेंट। लेबर चूंकि हमारा वेरिएबल फैक्टर होता है, जनरली मैंने बार बार आपको समझाया है। कैपिटल हमारा क्या है फिक्स्ड फैक्टर, तो इसके ऊपर भी बार लगा देते हैं। तो ये और ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो यहाँ पर क्या लिखा गया, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन लिखा गया। लेकिन अगर हमें लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पूछेगा तो यही जो बार लगा हुआ है ना, इसके ऊपर और इसके ऊपर, उन दोनों बार को हम हटा देंगे। देखो हट गया, तो ये हमारा अब बन गया कौन सा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन लिखने का तरीका क्या है, लैंड के ऊपर में बार लगा दो, कैपिटल के ऊपर में भी बार लगा दो। उम्मीद है समझ आ गया होगा। मतलब ये स्थिर साधन, ये भी स्थिर साधन, और ये क्या है परिवर्तनशील साधन। तो पूछा भी जाता है एमसीक्यू में कि वह कौन सी समय अवधि होती है, या फिर वह कौन सा उत्पादन फलन है, वह कौन सा उत्पादन फलन है जिसमें कि उत्पादन के दो तरह के साधन होते हैं, स्थिर साधन भी परिवर्तनशील साधन भी। तो देखो स्थिर साधन लेबर, यहाँ पे लैंड है और कैपिटल है, और परिवर्तनशील साधन कौन सा है, लेबर। तो वह कौन सा समय अवधि है जिसमें दोनों तरह के साधन मौजूद होते हैं, तो अल्पकालीन है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में ही केवल दोनों साधन रहते हैं, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो जाते हैं, ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए हम सारे उन क्वेश्चंस को करवा रहे हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को शेयर जरूर करना, बार बार आप लोगों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप अगर सपोर्ट कर दिए तो सारी चीज़ें आपको हम देने वाले हैं 1 to 100 तक, वो सारी चीज़ें जो आपको एग्जामिनेशन के लिए चाहिए होगा, और एग्जामिनेशन से पहले ही हम आपको तैयार कर ही देंगे, ये बात को कॉन्फिडेंस में रख लीजिए। चलिए आगे देखें, उपयोगिता को परिभाषित करें, मतलब डिफाइन यूटिलिटी। ये यूटिलिटी है क्या,
देखो भाई, हर एक वस्तु में अपनी एक क्षमता होती है, हर एक वस्तु में उनका एक गुण होता है, उनका स्वभाव होता है, स्वाभाविक सी बात है। अब जैसे कपड़ा पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? क्योंकि बदन ढकने की क्षमता है उसके अंदर, है ना। नहीं तो हम कलम पहन लेते है ना। जो है वो यहाँ पर समझ सकते हैं, और फिर चाहे जैसे जो है वो तहलका मिल जाएगी फिर सोसाइटी के अंदर में। तो यहाँ पर हम लोग ना समझते हैं क्या, कपड़े के अंदर में बदन ढकने की क्षमता होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं, तो हर एक वस्तु के अंदर में कुछ ना कुछ क्षमता है, उसी को डिफाइन करना हमको। कह रहे हैं कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। देखिए, हर एक वस्तु में मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, तो हम उसके क्षमता को ही क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। यानी कि द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी, कैपेसिटी किसकी, कमोडिटी यानी कि वस्तु की क्षमता, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। मतलब उपयोगिता क्या है, किसी वस्तु की वह क्षमता है जिससे कि मनुष्य की आवश्यकता संतुष्ट होती है, मनुष्य की जरूरत पूरी होती है। जैसे कलम में लिखने की क्षमता है तो हम कहेंगे कि कलम में उपयोगिता पाई जाती है। कपड़े में बदन ढकने की क्षमता है तो कहेंगे कपड़े में उपयोगिता पाई जाती है। समझ पा रहे। तो यहाँ पर रोटी में भूख मिटाने की क्षमता है तो कहेंगे रोटी में भी उपयोगिता है। लेकिन उपयोगिता समय के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार और स्थान के अनुसार बदल भी जाता है, ध्यान रखना। अच्छा, किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता जो होती है वो इंटेंसिटी ऑफ वांट्स पर डिपेंड करता है कि हम उस वस्तु को कितना जल्दी चाहते हैं। जैसे एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक आ गया और आप गलती से बहुत तेज़ी से भाग के निकले घर से, है ना, एग्जामिनेशन के दिन ही, और मात्र 5 मिनट पहले पहुँचे सेंटर पर। ऐसी स्थिति में पता चला अरे भाई पेन तो है ही नहीं पैकेट में, अब क्या करें। अब दुकानदार के पास जाओगे, भैया टैक्सी पेन दीजिए ना, जरा जल्दी दीजिए ना भैया। क्या है ये? इसका मतलब कि उस वस्तु के प्रति आपकी जिज्ञासा बहुत तेज हो चुकी है और वस्तु जितनी जल्दी आपको मिल जाएगी उतना ही हाई सेटिस्फेक्शन आपकी होने वाली है। तो समझ गए होंगे कि उपयोगिता जो होती है किसी वस्तु की वो इंटेंसिटी ऑफ वांट्स पर डिपेंड करता है। समझ गए, आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है ना। चलिए, और उपयोगिता की माप की इकाई क्या होगा भाई? उपयोगिता की माप की इकाई होती है यूटिल। यूटिल के टर्म में हम लोग उपयोगिता को मापते हैं, लेकिन मार्शल कहते थे कि यूटिल जो है वो क्या होगा यहाँ पर कि वस्तु के हम लोग कीमत के बराबर माप लेते हैं। यूटिलिटी को हम वस्तु की कीमत के बराबर माप लेते हैं, ध्यान रखना। उपयोगिता की माप की इकाई यूटिल है, लेकिन मार्शल कहते थे उपयोगिता को हम रुपया में माप सकते हैं, पैसे के मेजर के बेस पर माप सकते हैं। यानी कि कहते थे मार्शल कि अगर किसी वस्तु के लिए हम 100 रुपया देने के लिए तैयार हैं तो इसका मतलब हमें 100 रुपये के बराबर उस वस्तु से संतुष्टि मिल रही है। ये कहना था किनका? मार्शल का। यानी कि मार्शल कहते थे कि हम उपयोगिता को रुपया में माप सकते हैं, यानी कि मनी के टर्म में मेजरमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, फर्म किसे कहा जाता है? फर्म देखो ना, फर्म होता क्या है? फर्म का मतलब है एक तरह के व्यावसायिक संगठन। तो देखो हमने लिखा क्या है, फर्म एक व्यावसायिक संगठन है जो आगम का मतलब रेवेन्यू का मतलब इनकम का मतलब कमाई जो भी कह लो। तो यहाँ पर देखो, फर्म एक व्यावसायिक संगठन है, यानी कि दुकान समझो सीधे तौर पर फर्म को। फर्म क्या है? एक दुकान। तो फर्म एक व्यावसायिक संगठन है जो रेवेन्यू यानी कि आगम उत्पन्न करने और लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करता है। यानी कि दुकानदार क्या करता है, सोच करके देखो, दुकानदार क्या करता है भैया कि अपना पैसा कमाने के लिए या फिर इनकम जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या करता है वो, या फिर लाभ कमाने के उद्देश्य से क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं को बेचता है। तो यहाँ पर उसी को कहते हैं हम फर्म। फर्म का काम एक ही है, वो है वस्तुओं की बिक्री करना, वस्तुओं को बेचना और उससे आय प्राप्त करना, जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं या फिर आगम कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कि मान लो कोई दुकानदार है और वो 5 रुपये वाली वस्तु यहाँ पर 2 इकाई बेचा कितना, क्वांटिटी कितना सेल किया, 2। तो हम कहेंगे टोटल उसने कितना पैसा कमाया। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? TR हो जाता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब किसी वस्तु का कीमत अगर मान करके चलिए कि किसी वस्तु की कीमत है 5 रुपया, है ना, 5 रुपये है,
और उसकी यूनिट कितनी बेची गई है, 2 इकाई, तो 5:2 कर लो, यानी कि दुकानदार की कमाई जो है वो 10 रुपये हो जाएगी। किससे? वस्तु की 2 इकाई बेच करके, जो 5 रुपये वाली वस्तु है उसे 2 इकाई बेच करके यानी कि दुकानदार ने 10 रुपये पैसे कमा लिए। समझ में आया? रेवी है रेवेन्यू आपका, इसी को कहते हैं रेवेन्यू या फिर आगम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमने क्या लिखा है। हमने लिखा है कि अ फर्म इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक फर्म क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज विथ द एम ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू और मेकिंग प्रॉफिट। मतलब कि लाभ कमाने के पर्पज से या फिर इनकम जनरेट करने के पर्पज से दुकानदार क्या कर रहा होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहा होता है। तो उसी दुकानदार के बारे में कहा गया, इकोनॉमिक्स में फर्म लिखा जाता है। क्लियर है ना? आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखो आ गया परिवर्तनशील लागत। मैंने कई बार आपको समझाया है परिवर्तनशील साधन, और अब क्या आया? परिवर्तनशील लागत, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन छप चुका होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन छप चुका होगा, नोट कर लो कॉपी पे अच्छे से। कह रहे हैं कि परिवर्तनशील साधन पर जो खर्चा होगा, दैट मीन्स कि परिवर्तनशील लागत वह खर्च है जो उत्पादन, 2 बार लिखा गया उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ साथ बदलता रहता है। मतलब कि समझने की कोशिश करो, ऐसा लागत जो कि उत्पादन बढ़ने के साथ क्या होगा? उत्पादन बढ़ाए, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ज़्यादा ले रहे हैं तो आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? बढ़ता है। आउटपुट मान लो कि हमने घटा दिया, ठीक है, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? घटेगा। और आउटपुट अगर हमने 0 कर दिया तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट भी हमारा 0 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, हम रिपीट क्यों कर रहे हैं, कंसेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। अगर हमने उत्पादन बढ़ाया तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, हमें जब ज़्यादा बैच लेना होता है ना ऑफलाइन क्लास में, तो इंक पर खपत बढ़ जाएगा। मतलब कि हमें जब ज़्यादा पढ़ाना है, ज़्यादा आउटपुट लेना है, पक्का हमारा वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि इंक की खपत उस समय बढ़ती है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा आ रहा होता है। लेकिन क्या रेंट बढ़ेगा क्या उस टाइम में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर देखो, जब हमारा यहाँ पर उत्पादन कम कर दिए हम, मतलब कि हम कम बैच पढ़ा रहे हैं, हमने छुट्टी रख दिया मान लो, ऐसा कुछ, या फिर हम आज केवल एक ही बैच लिए, 6-7 बैच चलता है ऑफलाइन में, तो एक ही बैच लिए, तो उसमें से हम, यानी कि अगर हम कम पढ़ा रहे हैं, आउटपुट हमें कम देना है, कम बैच लेना है, 6 बैच था 5 ही बैच पढ़ाएंगे, तो हमारा इंक पर खर्च भी कम जाएगा। समझ पा रहे हैं या नहीं? और अगर हमने आउटपुट 0 कर दिया, हम पढ़ाएंगे ही नहीं, आज हमने क्लास मान लो ऑफलाइन क्लास ऑफ कर दी, वैसे भी आज संडे है मान लो, तो हमने क्या कह दिया कि आज संडे भाई छुट्टी रहेगा, आज चलो मौज मस्ती कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आउटपुट को अपना 0 कर दिया, एक भी बैच हमने नहीं ओपन रखा, तो उस समय हमारा वेरिएबल कॉस्ट यानी कि इंक पर खर्चा नहीं आएगा। तो यही हमारा दरअसल कि वह परिवर्तनशील लागत किसको कहते हैं? वह खर्च है जो कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ बदलता है, ठीक है। जैसे कि कच्चे माल पर खर्च, ठीक है, अस्थाई यानी कि टेम्पोररी लेबर पर खर्च, जैसे मजदूरी देंगे हम, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल पर खर्चा, या फिर किसी को कमीशन देना है, ये सब क्या होता है भैया? परिवर्तनशील लागत होता है, वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो आप समझ गए कि उत्पादन बढ़ाने के साथ बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट, उत्पादन घटाने के साथ घटेगा, और उत्पादन शून्य होने के साथ वेरिएबल कॉस्ट भी शून्य हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट इज द एक्सपेंसेस क्या है? एक तरह के खर्चे हैं, डाइट चेंजेस जो बदलता है विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट या फिर प्रोडक्शन। मतलब जैसे जैसे हम आउटपुट ज़्यादा लेंगे हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, जैसे जैसे हम आउटपुट घटाते हैं वेरिएबल कॉस्ट घटता है, और जैसे जैसे हम मान लीजिए कि आउटपुट 0 कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल्स है ना, कच्चे माल पर खर्च, एक्सपेंडिचर ऑन टेम्पोररी लेबर है ना, जो कि हमने चालू लेबर मंगवाया है समझो तो, अस्थायी लेबर जिसको कहते हैं, और फिर क्या कमीशन, ये सब क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट होता है, परिवर्तनशील यानी कि लागत होता है। चलिए आगे जाते हैं अब हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर, और अगला जो क्वेश्चन अब आ रहा है वो समष्टि अर्थशास्त्र का ही है, और 2018 में पूछा हुआ है आर्ट्स वाले स्टूडेंट को, झारखंड बोर्ड ने उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हमने लिया है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है,
कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित करें। मैंने तो इसको पिछली वीडियो में डिटेल में समझाया था आपको कि डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब नेचर, हमारा स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति कैसी रही है उपभोग करने की, है ना। तो यहाँ पर सीमांत का मतलब परिवर्तन कुछ ना कुछ तो होने वाला पक्का है। सीमांत का मतलब अतिरिक्त इकाई, आपको पता ही है। तो देखिए, आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब भी हमारा आय बढ़ता है या घटता है तो पक्का उपभोग में भी कुछ ना कमी या वृद्धि होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, किसमें चेंजिंग की बात कर रहा है, चेंज इन कंजम्पशन एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमारी आमदनी पहले कुछ ना कुछ होती है और बाद में भी कुछ ना कुछ होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर आय में परिवर्तन आया तो उसके परिणाम स्वरूप, यानी कि पहले आय में परिवर्तन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मान करके चलो कि हमारी आमदनी पहले मान लेते हैं हम कि था हमारी 80 रुपये, ठीक है, ये पहला इनकम है, और बाद में हमारी आमदनी जो है ना बढ़ करके हो जाता है 100 रुपया। तो चेंजिंग कितने का आया, चेंजिंग तो आया सर डेल्टा वाई, तो आप जानते हैं निकालना, कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1, यानी कि यहाँ पर कितना निकलेगा, y2 का मतलब है 100 और y1 का मतलब कितना है 80, तो डेल्टा y कितना निकल गया 20। समझ पा रहे हैं, मतलब मान लो यहाँ पर 20। तो मान लीजिए जिस समय हमारा इनकम 80 रुपया था ना, उस समय मान करके चलते हैं कि हम यहाँ पर लेते हैं पहला कंजम्पशन 80 रुपया का, हम मान लो कि यहाँ पर 60 रुपया खा पी के ख़त्म कर दे रहे थे। और उसके बाद जब हमारा आमदनी बढ़ गया, 80 रुपया से 100 रुपया हो गया आमदनी, है ना, तो 100 रुपया में से हमने अब क्या किया, इनकम चूँकि बढ़ा है तो खर्चा हमने बढ़ा दिया और खर्चा करने लगे हम 70 रुपया। तो यहाँ पर चेंजिंग किस में निकलेगा, चेंज इन कंजम्पशन, उपभोग में परिवर्तन देखो निकलेगा C2 माइनस C1। तो यहाँ पर देखिए C2 का मतलब क्या है, दूसरा कंजम्पशन कितना था 70 और उससे पहले कंजम्पशन कितना रहा था 60, मतलब परिवर्तन कितने का निकला 70 माइनस 60 यानी कि 10। तो डेल्टा C निकल गया 10। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, क्या है 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, मतलब कि यहाँ पर हम समझ सकते हैं कितना आ गया है 1/2, और 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, मतलब देखा MPC हमारा कितना निकला 0.5, यानी कि उपभोक्ता अपने बढ़े हुए इनकम का कह सकते हैं कि 50% जो है वो उपभोग पर खर्च कर देता है। अगर यहाँ पर 1 निकल जाता तो हम समझते कि उपभोक्ता बढ़े हुए इनकम का 100% जो है वो खर्चा कर देता है। तो इस ढंग से हम समझ गए हैं कि MPC क्या होता है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या है, यानी कि व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं NIT। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं। कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है वस्तुओं और सेवाओं पर, उनमें से माइनस कर दीजिए सब्सिडी। ये सब्सिडी क्यों माइनस करना है, क्योंकि सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट द्वारा दिए गए सब्सिडी को आप माइनस कर दीजिए तो पता चल जाता है कि सरकार ने शुद्ध रूप से कितना आप पर टैक्स लगाया है, आप पर नहीं बल्कि वस्तुओं और सेवाओं पर। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष करों और सब्सिडी के बीच के अंतर को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो यहाँ पर आपको समझ आ चुका है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी कर देते हैं। भारत के अंदर में ध्यान रखना कि GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो भारत के अंदर में सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर है। और ये भारत में कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो इसको जो है जान लीजिए 1 जुलाई 2017 से ये भारत में इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन संख्या यहाँ पर हम तीसरा लिए हैं। क्वेश्चन संख्या तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बैंक का पूछेगा कि बैंक होता क्या है। तो बैंक किसे कहते हैं भाई, व्हाट इज बैंक। कह रहे हैं कि बैंक उस वित्तीय संस्थान को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा स्वीकार करती है और मांगने पर जनता को ऋण भी देती है, मतलब ये दोनों काम चलता है बैंक का।
जनता से पैसे स्वीकार भी करती है, हम लोग अपना पैसा बैंक में जमा भी करते हैं, और आपको अगर ज़रूरत पड़ा है तो आप बैंक जाइए, आप वहाँ से लोन भी ले सकते हैं, ऋण भी ले सकते हैं। हालांकि ये देखा जाता है कि ये हमारा जो कस्टमर है उसका लेन देन का यानी कि ट्रांजैक्शन का क्या प्रोसेस रहा है या किस तरीके से लेन देन हुआ है, वो सारी चीज़ वो जांच पड़ताल करेगा, फिर आपको जो है वो लोन देने का है तो ज़रूर आपको कह देगा कि हाँ ठीक है आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लोग अपनी क्या करते हैं, बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से क्या करते हैं, ब्याज कमाने के लिए, है ना, या फिर सुरक्षा की दृष्टि से, या फिर कह सकते हैं ब्याज कमाने की दृष्टि से इन संस्थाओं में यानी कि बैंक में जाकर के हम लोग अपना धनराशि जमा करते हैं, और आवश्यकता अनुसार समय पड़ने पर हम अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। तो बैंक इसी तरह का काम करता है कि बैंक एक वह वित्तीय संस्था है जो जनता से धनराशि स्वीकार भी करती है, लेकिन जब जमा लेती है ना हमारा पैसा बैंक, तो कम ब्याज दर देती है, लेकिन जब वो लोन देगी, जब हमें वो ऋण देगी या फिर लोन देगी तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देती है, लेकिन जब हमारा ही पैसा जमा लेती है तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। ये सारा जो रूल रेगुलेशन है ये आरबीआई का होता है, तो यहाँ पर उसके अनुसार ये बैंक कार्य कर रहे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगली बात क्या है, कह रहे हैं कि अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एक वित्तीय संस्थान है। डाइट एसेट्स, जो स्वीकार करती है क्या, डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, जनता से पैसे स्वीकार करती है। एंड क्रिएट्स अ डिमांड डिपॉजिट वाइल साइमल्टेनियसली मेकिंग लॉन्स, जब लोन चाहिए होता है कस्टमर्स को तो ये लोन भी प्रोवाइड कर देता है। मतलब बैंक का मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोन बांटता है, ठीक है। पीपल डिपॉजिट देयर सेविंग्स इन दिस इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हम लोग जो है ना अपना पैसा बैंक में जमा रखते हैं, किसके लिए, फॉर सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से, या फिर फॉर अर्न के लिए, मतलब ताकि हम कुछ ब्याज भी कमा सकें वहाँ से। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं, विड्रॉ देम फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब जैसा जरूरत होगा समय के हिसाब से हम उस प्रकार से लेन देन बैंक से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या है, बजट की परिभाषा दी। ये मैंने पहले भी बताया आपको कुछ वीडियोस में। देखो डिफाइन बजट, यानी कि बजट है क्या, तो बजट कुछ भी नहीं है, क्या है, एक वित्तीय वर्ष के लिए, है ना, एक वित्तीय वर्ष के लिए क्या है, सरकार की अनुमानित आय और व्यय को एक डिटेल विवरण जो है देती है, इसी को कहते हैं बजट। मतलब कि बजट क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स है, और इस डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, एक तरफ सरकार ने लिखा है कितना एक्सपेंडिचर को लिखा है, और एक साइड में लिखा है सरकार ने रेवेन्यू, यानी कि अपनी कमाई, सरकार की कमाई कहाँ से होती है, टैक्स वगैरह से, और खर्चे सरकार जो है जन कल्याणकारी योजनाओं पर करती है। तो आय और व्यय दोनों चीज़ों को दिखाया जा रहा बजट में। ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में उल्लेख किया गया है, 112 के अंदर में, जिसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाम क्या दिया गया है वहाँ पर, भारतीय संविधान में बजट का नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, ये लिखा गया नाम, ध्यान से, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये कहाँ लिखा गया है, हमारे अनुच्छेद, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। और यही वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है भारत सरकार के लिए क्या, बजट है। मतलब कि एक वित्तीय वर्ष के लिए, भारत का तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से है 31 मार्च तक का, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच सरकार अनुमानित रूप से कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च करने वाली है, कहाँ से कितने पैसे जो टैक्स के रूप में प्राप्त करने वाली है, तो ये सब सारा डिटेल यानी कि विस्तृत रूप से लेखा जोखा किया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। समझ आ गया होगा, मतलब कि अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द एस्टिमेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पीरियड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, है ना, या फिर ड्यूरिंग 1 ईयर। कौन से ईयर है ये, एनुअल ईयर कौन सा है हमारा, 1 अप्रैल से लेकर के हमारा 31 मार्च तक, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, वित्तीय वर्ष कहते हैं, या फिर अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं, लेखा वर्ष, है ना। तो इसी लेखा वर्ष में हम समझते हैं कि देश का अनुमानित रूप से आय और व्यय को दिखाया जा रहा है, जिस कागजात में, वही कागजात है हमारा बजट। बजट जो है भारत के अंदर में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, हाँ, और ये फरवरी के पहले ही सप्ताह में, यानी कि पहले ही कार्य दिवस को पेश कर दिया जाता है। ध्यान रखना, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है ना, या फिर होते हैं, वही जो है देश के अंदर में बजट पेश करते हैं। कब, फरवरी के फर्स्ट ही वर्किंग डे में, फरवरी के क्या, फर्स्ट वर्किंग डे, मतलब पहले कार्य दिवस को पेश कर दिया जाता है बजट। समझ आ गया होगा। चलिए
अब चलते हम लोग आखिरी क्वेश्चन पर, और आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेरोजगारी किसे कहते हैं। लो, हम बेरोजगार हैं भाई मतलब कि यहाँ पर बेरोजगार क्या होता है, बेरोजगार को अंग्रेजी में बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कि कोई व्यक्ति ऐसा स्थिति में जी रहा है जो कि काम करने का व्यक्ति इच्छुक भी है, उसके अंदर योग्यता भी है काम करने की, और क्षमतावान व्यक्ति है, फिर भी उसको ना प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिल पाता है, तो समझो वो बेरोजगार व्यक्ति है। मतलब कि काम करना चाहता है व्यक्ति, उसके मन में इच्छा है कि हम कहीं काम करें, और उस योग्य में भी है वो व्यक्ति कि काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर में वो योग्यता नहीं है सो, और वो क्षमतावान व्यक्ति है, मतलब उसके अंदर क्षमता भी है काम करने की, लेकिन फिर भी उसको एक करंट वेज रेट पर या फिर प्रचलित मजदूरी दर पर भी काम नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बेरोजगार रहता है, और उस समस्या को हम बेरोजगारी कहते हैं। मतलब कि देखो, वह आर्थिक स्थिति जिसमें कि कोई व्यक्ति काम करने के इच्छुक है, योग्य है, क्षमतावान है, तो क्षमतावान होते हुए भी उसको प्रचलित मजदूरी दर पर कोई काम नहीं मिलता, तो वह बेरोजगारी कहलाती है। क्लियर है। मतलब कि द इकोनॉमिक सिचुएशन इन विच अ पर्सन, है ना, डिस्पाइट बीइंग विलिंग, मतलब कि वो काम करना चाहता है, काम करने के इच्छुक है, और एबल भी है, योग्य भी है काम करने के, एंड कैपेबल भी है टू वर्क, है ना, काम वो करना चाहता है, काम करने के लिए क्षमता भी उसके पास भरपूर है, बट क्या हो रहा है, डज नॉट गेट वर्क, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा उसको। किस रेट पर, एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। प्रिवेलिंग होने का मतलब जो अभी चल रहा है वेज रेट, मजदूरी जो अभी चल रहा होगा उसी को कहते हैं प्रचलित मजदूरी, जिसको हम समझते हैं प्रिवेलिंग वेज रेट। मतलब जो अभी एक मजदूर को मजदूरी दिया जा रहा है, उतना ही मजदूरी वो भी व्यक्ति चाहता है, लेकिन उस व्यक्ति को काम ही नहीं मिल पा रहा, तो ऐसी स्थिति में वो अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में जी रहा है, बेरोजगारी की स्थिति में जी रहा है। सो उम्मीद है कि वीडियो के अंदर में बताए गए कंटेंट सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कर देना। अगली वीडियो में फिर से हम अगली कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। आज रखते हैं इतना ही। जय हिंद।